जय हिंद डियर स्टूडेंट। मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी और इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये 3 टॉपिक देखेंगे। ठीक है बेटे, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो हेडिंग नंबर 1 हम यहाँ पर लिखते हैं मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी इससे पहले भी हम लोग एक बार देख चुके हैं लेक्चर नंबर 10 में, वहाँ डिटेल में हमने डिस्कशन की है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हुए ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो टर्म हम लोग यहाँ देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन तीनों में बारी बारी से जो रिलेशन देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलेंगे। देखो, आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है कि नहीं देखा है, आई डोंट नो, इसलिए हम शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर को। जब कोई हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं और उस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सपोज कर लेते हैं कैपिटल ई, तो हम ये देखते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर होता क्या है कि 2 तरीके के चार्ज होते हैं। एक तो फ्री चार्ज होता है और एक होता है बाउंड चार्ज। क्या होता है? एक होता है फ्री चार्ज, एक होता है बाउंड चार्ज। हम ये देखते हैं कि जब फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज का थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है या रिलेटिव शिफ्टिंग हो जाती है थोड़ी सी, ऐसे रिलेटिव शिफ्टिंग हो जाती है थोड़ी सी, तो इन शिफ्टिंग की वजह से इसमें क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर पोलराइजेशन आ जाता है। तो उसको जो पोलराइजेशन आता है, वो पोलराइजेशन का जो मेजरमेंट है, वो पोलराइजेशन का मेजरमेंट ऐसा किया जाता है, ये बोला जाता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा पोलराइजेशन, यानी कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो यहाँ पर बन रहा है पोलराइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर, वो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट P जो है वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अप्लाइड अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करता हूँ कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके सेंटर एक दूसरे से रिलेटिवली थोड़ी सी क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, थोड़ी सी क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। और उनके सेंटर डिस्प्लेस्ड होने की वजह से मॉलिक्यूल्स इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट को एक्वायर कर लेता है। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। ये जो मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ द जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट को एक्वायर कर लेते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये हम इसे स्मॉल p से लिख रहे हैं। ठीक है, किससे लिख रहे हैं? स्मॉल p से। ठीक, तो यहाँ पर अगर स्मॉल p, क्या मैं p ही से लिख रहा हूँ, ये p, यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा जिसको हम अल्फ़ा कह रहे हैं, तो अल्फ़ा इंटू ई हो जाएगा। यहाँ पर अल्फ़ा की ही बात हो रही है कि अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा इज अ कांस्टेंट। अल्फ़ा क्या है बेटे? कांस्टेंट है। और ये p क्या है? ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है। यहाँ मैं ये भी लिख देता हूँ, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, तो अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी, इसी को बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, इसी को बोलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर याद रखना, एक बात मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या टोटल इंड्यूस्ड, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि ऐसे पहले रिलेशन, जो ये रिलेशन आया हुआ है, रिलेशन इज स्ट्रिक्टली ट्रू। ये रिलेशन ट्रू है किसके लिए? लेकिन ट्रू है इफ़ ई इज स्मॉल। याद रखना, जब ई हमारा स्मॉल वैल्यू में होगा तभी ये रिलेशन ट्रू होगा, जब ई हमारा थोड़ा लार्ज हो जाएगा तो ये वैल्यू ट्रू या इक्वेशन ट्रू नहीं होगा। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी और इसमें बात करेंगे। बात ये करना है कि सपोज कर लेते हैं कि n मॉलिक्यूल
पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक हैं, यानी कि हम n स्मॉल n मान लेते हैं कि ये क्या है, मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर हम सपोज कर लेते हैं कि n मॉलिक्यूल हैं। अब वो n मॉलिक्यूल को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। हम इसे स्मॉल n से कह रहे हैं कि इतने डाइपोल मोमेंट बन रहे हैं इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, ठीक है। तो अगर ऐसे बन रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा n अल्फ़ा और इंटू कैपिटल ई हो जाएगा, n अल्फ़ा कैपिटल ई हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसी को क्या लिखेंगे, बाई डेफिनीशन दिस इज इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर। इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर। और ये हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल P बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैपिटल P बन जाएगा। यही पोलराइजेशन वेक्टर है, ठीक है। दिस इज द पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल P। तो कैपिटल P इज इक्वल टू, आपने क्या देखा कि स्मॉल p वाई क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू देखो, P की वैल्यू आपने क्या लिखा, P की वैल्यू आपने लिखा जैसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम अल्फ़ा ई। और इसी को तो हमने स्मॉल n कहा है, अल्फ़ा ई, इसी को तो हमने कहा है। तो चाहो तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो इसको, और चाहो तो हमने जैसे लैंग्वेज लिखकर बताया है वैसे हमने सिर्फ पूरे लैंग्वेज को यहाँ मैथमेटिकली लिखने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप यही याद रखो कि आपका पोलराइजेशन वेक्टर P क्या होता है, n अल्फ़ा ई। और अल्फ़ा क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी होती है। क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जैसा कि ये हेडिंग था इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट है अपना, सेकंड है। ये था हमारा फर्स्ट, ये है हमारा सेकंड। और सेकंड का नाम है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज मैं आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इट बिकम्स इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड। ये सब मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो मटेरियल इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड हो जाता है। और इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड होने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की वजह से थोड़े से उनके सेंटर डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं रिलेटिवली एक दूसरे से। तो हम बोलते हैं कि वो मटेरियल पोलराइज्ड हो गया है। तो वही यहाँ पर लिख रहा हूँ कि क्या आपने कहा कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड हो जाते हैं। कह रहा है कि फॉर मोस्ट मटेरियल्स द पोलराइजेशन इज proportional to the electric field। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिसमें पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ऐसा चांसेस है तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे और एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू वेक्टर कैपिटल ई ये हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा काई ई है
ये कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है। और इसी को हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। और यहाँ पर ये बात भी मैं लिख देता हूँ कि ऑफ मटेरियल, देखो ये हमने लिख दिया कि काई ई इज अ कांस्टेंट, और ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। याद रखना, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। और इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसी को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी काई ई। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड होता तो काई एम, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लिखते हैं। ठीक है, और इसे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? तो एप्सिलॉन नॉट इज इंट्रोड्यूस्ड टू मेक काई ई डायमेंशन लेस। ठीक है, ये हाँ यहाँ पर होता है। तो अगर मैं काई ई की वैल्यू कैलकुलेट करूँ इस फार्मूले से, तो P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल ई हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसको डिफाइंड करना चाहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को डिफाइंड करना चाहेंगे, तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू द 1 अपॉन काई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द डाइलेक्ट्रिक। ये हमने जो बोला है यही लिखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन to the epsilon naught times the electric field strength in the dielectric। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यही जितना हो गया। हमने काई ई की डेफिनेशन लिख दी इस फॉर्मूले से कि काई ई इज डिफाइंड एज टू द रेशियो ऑफ द पोलराइजेशन टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द डाइलेक्ट्रिक। ये हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख दी। अब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को अगर लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? तो इसका अगर यूनिट लिखना है तो इसकी यूनिट नहीं होती है और ना ही इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ इस बात को कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज डायमेंशनलेस। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज डायमेंशनलेस। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये डायमेंशनलेस एंड हैज नो यूनिट। जब डायमेंशन नहीं है तो कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, नो यूनिट। कुछ बातें और भी यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं तो अपने लैंग्वेज में आप यहाँ कर सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कि ससेप्टिबिलिटी जो होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक का डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो ये बात भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ससेप्टिबिलिटी ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक डिपेंड ऑन टेम्परेचर। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर केस भी बता दें आपको। वाइल फॉर नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक इट इज इंडिपेंडेंट। ये भी बात आप याद रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हमने ये आपको बताया कि ससेप्टिबिलिटी पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होगा वो तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन डिपेंड करेगा? पोलर डिपेंड करेगा। पोलर डाइलेक्ट्रिक, यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ, पोलर डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर बात नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की होगी, इलेक्ट्रिक का होगा
तो वो टेम्परेचर से काई ई टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा, मतलब टेम्परेचर की पावर 0 हो जाएगी, वो डिपेंड नहीं करने वाला है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक जो होगा। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ पर हो गई। तो आज के लेक्चर में जो हमारे 3 टॉपिक थे, उसमें से 2 टॉपिक हमने कवर कर लिया, एक मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी और दूसरा इलेक्ट्रिकल सब्सेप्टिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? तो थर्ड पॉइंट हम लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है आपको पता ही होना चाहिए कि आपने +2 में ही पढ़ रखा होगा कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ से आपको पता चल गया होगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिख कर भी बता दे रहा हूँ आपको, लिख कर बता दे रहा हूँ, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी of dielectric to the permittivity of free space, permittivity of free space is called ratio of permittivity of dielectric to the permittivity of free space is called डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखो, ये परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, दोनों सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी होंगे, तो क्या इसकी यूनिट होगी, इसकी यूनिट भी नहीं होगा, यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होगा, तो इट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ये। कैसा है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ये। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और इसी लेक्चर में कवर करना चाहूँगा, जो कि है क्या है, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी, तो इनके बीच में रिलेशन, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब के हो जाएगा, ससेप्टिबिलिटी का मतलब काई ई हो जाएगा, इनके बीच में रिलेशन देखते हैं क्या होगा रिलेशन। ठीक है, तो इसके बीच में अगर रिलेशन देखना है तो हमको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला वो हम यहाँ पर लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल ई प्लस पी होता है। ठीक है, और डी की जो वैल्यू होता है वो एप्सिलॉन इंटू ई होता है, और पी की जो वैल्यू होती है, पी को मैं ऐसे ले लेता हूँ, कैपिटल पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू कैपिटल ई होता है। ये पूरी वैल्यू यहाँ पर रख दो आप, डी की वैल्यू एप्सिलॉन इंटू ई, तो एप्सिलॉन इंटू ई रखेंगे और एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल ई हो जाएगा, और प्लस पी की जगह पर एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू कैपिटल ई हो जाएगा। कैपिटल ई दोनों साइड से कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस काई ई हो जाएगा, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई ई, और ये जो वैल्यू है ये के के बराबर हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, 1 प्लस काई ई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रिलेशन भी प्रूव हो गया। इस रिलेशन की एक खास बात ये होती है कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस रिलेशन इज रिक्वायर्ड रिलेशन, ये बहुत रिक्वायर्ड रिलेशन है, ये अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है इसकी। दिस रिलेशन इज रिक्वायर्ड रिलेशन, और यहाँ पर जो के की जो वैल्यू है, यहाँ पर मैं के की वैल्यू को बारे में भी लिख देता हूँ कि इट शोज दैट द वैल्यू ऑफ के फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक इज ग्रेटर दैन 1। यहाँ से पता चल जाएगा ग्रेटर दैन 1,
यहाँ इक्वेशन से ही पता चल जाएगा, ठीक है। इज ग्रेटर दैन 1। देखो अगर के की वैल्यू की बात करें तो काई की वैल्यू, जो काई ई की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव, और 0 से बड़ा होता है। जब काई ई की वैल्यू पॉजिटिव होती है और 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है और 0 से बड़ा होता है, तो अब आप 1 पहले से ही आया हुआ है इस इक्वेशन में। अब आप कोई भी वैल्यू रखेंगे काई की तो 1 से बड़ा और पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। तो हमने इसीलिए यहाँ पर लिखा कि जो के की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकता है। के की वैल्यू किसी भी गिवन मीडियम के लिए, अगर मैं एयर की बात करूँ, वैक्यूम की बात करूँ, मैं अगर वैक्यूम की बात करूँ तो वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 ली जाती है, तो यहाँ पर के इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन मैं अगर एयर की बात करूँ तो के की जो वैल्यू होगी 1.0059 होता है। तो आपने देखा कि के की वैल्यू यहाँ 1 से क्या है, बड़ी है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.0059 होगा। ऐसे अगर मैं H2SO4 के लिए बात करूँ तो H2SO4 के लिए के की जो वैल्यू होती है वो 100 अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो आप देखो के की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। अगर मैं HCl के लिए बात करूँ तो के की वैल्यू 5 होती है, के की वैल्यू 5 होती है। तो देखो आप ऐसे, अगर मैं H2O की बात करूँ यानी वाटर की बात करूँ, और कैसा वाटर की बात करूँ, ड्रिंकिंग वाटर की बात करूँ, ड्रिंकिंग वाटर की बात करूँ अगर मैं, तो के की वैल्यू 80 होती है। तो आपने देखा कि के की वैल्यू ये 80 0 से बड़ी है, और कितना है, 80 है। और अगर मैं D2O की बात करूँ यानी कि डिस्टिल वाटर यानी प्योर वाटर की बात करूँ, मैं प्योर वाटर की बात करूँ तो के की वैल्यू कितनी होती है, 81 होती है। तो आप देखोगे कि के की वैल्यू फिर से 1 से ग्रेटर आ गया। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिनकी वैल्यू आप ऐसे देख सकते हो, के की वैल्यू 1 से बड़ी ही आने वाली है। एक बात मैं यहाँ आपको बता दूँ और कि एयर और वैक्यूम के लिए अगर मैं बात कर रहा था कि के की वैल्यू 1 होती है, तो एयर और वैक्यूम के लिए काई ई की वैल्यू 0 होती है, काई ई की वैल्यू 0 होती है और के की वैल्यू 1 होती है। अब आप के इज इक्वल टू 1 प्लस काई ई होता है, और के इज इक्वल टू काई 1 प्लस काई ई की वैल्यू 0, तो के इक्वल टू 1 तभी आता है। तो ये भी याद रखना, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी फॉर द वैक्यूम वो 0 होता है और के की वैल्यू 1 होती है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस रिलेशन में। इस रिलेशन में थोड़ी सी और बारीकियों पर बात कर लेते हैं। देखो अगर इस रिलेशन में हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये रिलेशन है किसके लिए, तो ये रिलेशन केवल और केवल ओनली फॉर दिस रिलेशन, मैं ऐसे पूरा लिख देता हूँ, दिस रिलेशन ओनली फॉर आइसोट्रॉपिक मीडियम। आइसोट्रॉपिक मीडियम, अब आइसोट्रॉपिक मीडियम मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 10 में कि आइसोट्रॉपिक मीडियम क्या है। आइसोट्रॉपिक मीडियम क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जो बिहेवियर है किसी भी चार्ज के चारों तरफ अगर वो सेम है, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर रिमेन्स सेम, तो हम उसे इलेक्ट्रिक आइसोट्रॉपी बोलेंगे, यानी आइसोट्रॉपिक मीडियम या आइसोट्रॉपिक कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि दिस रिलेशन ओनली फॉर आइसोट्रॉपिक मीडियम या आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक भी आप लिख सकते हो, डाइलेक्ट्रिक, मैं यहाँ डाइलेक्ट्रिक लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक लिख दे रहा हूँ। और एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पर चाहे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लो, चाहे वो पोलराइजेशन लो, ये सब की सब कह रहा है कि ऑल हैव द सेम डायरेक्शन, सब के डायरेक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। अगर डायरेक्शन सेम होंगे तो इनका चाहे वेक्टर फॉर्म लिखो, यानी कि D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, तो चाहे वेक्टर लगाओ आप, चाहे वेक्टर ना लगाओ, लेकिन ये सब किसके लिए बात हो रही है, केवल आइसोट्रॉपिक के लिए बात हो रही है। जब आइसोट्रॉपिक नहीं होगा तो वेक्टर लगाना मस्त है एकदम, क्योंकि वहाँ पर फिर इनकी एस्पेक्ट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होता है वो काई ई की, मतलब काई ई की जो वैल्यू होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इंडिपेंडेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड, मतलब काई, ऐसे मैं लिखता हूँ, काई ई की जो वैल्यू है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि ई से इंडिपेंडेंट होता है, ई से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये बात भी आप याद रखना, ये बात मैं लिख ही दे रहा हूँ। क्या है ये बात, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि द वैल्यू ऑफ
यहाँ नोट पॉइंट में मैं डाल दे रहा हूँ, नोट पॉइंट में आप इसको याद रखना कि द वैल्यू ऑफ कैपिटल ई एंड काई ई आर यूजुअली इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। तो ये बात याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काई ई के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यूजुअली इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और आपको एक बात और याद रखना है कि आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए हमारा जो डी, ई और पी है सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो इनका चाहे वेक्टर फॉर्म लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये भी याद रखना है आपको कि एन आइसोट्रॉपिक अगर मीडियम होगा तो एन आइसोट्रॉपिक मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए आप देखेंगे कि ये सब सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं, वहाँ पर इनके डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपको इनका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो फिर वो स्पेशल तरीके से लिखना भी पड़ेगा आपको। फिर ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं कि वेक्टर लगाओ या ना लगाओ, फिर वहाँ लिखना पड़ जाएगा आपको। ठीक है। ये बहुत ही ऐसा कम केस होगा जिसमें एन आइसोट्रॉपिक मीडियम में आपका डी और ई और पी एक ही डायरेक्शन में मिले, नहीं तो अलग अलग डायरेक्शन में मिलते हैं। बहुत रेयरली मतलब ऐसे केस मिलेंगे कि एन आइसोट्रॉपिक मीडियम में ई, पी और डी का डायरेक्शन सेम मिले, लेकिन आइसोट्रॉपिक मीडियम में ई, डी और पी का डायरेक्शन सेम मिलता है। इसलिए वेक्टर लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं होती है उस पर। ठीक है बेटे। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की, तो हम लोग इस लेक्चर में बस यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पर करेंगे, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।